हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट में आप लोगों का स्वागत है। द हिंदू न्यूज़पेपर 5 सितंबर 2021 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज आप लोगों के सामने है। तो इस पेज पर हमारे काम की एक बड़ी खबर ये रही, एक बड़ी खबर ये रही और तीन छोटी खबरें हमारे सामने ये रहीं। ये हमारे काम की खबरें हो जाती हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बाकी को स्किप करेंगे। तो आगे चलते हैं और सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला आपका आर्टिकल जो आ जाता है वो आ जाता है हाइसियन वर्ड्स के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ नई खोजें यहाँ पर चल रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इनको कहा जाता है हाइसियन प्लैनेट्स। अब हाइसियन का मतलब क्या होता है, देखिए दो शब्दों से मिलकर बना है हाइसियन। पहला हाई, हाई का मतलब होता है हाइड्रोजन। ओके, और दूसरा यहाँ पर वर्ड है सियन, सियन का मतलब हो गया ओशियन। ठीक है, तो एक ऐसे प्लैनेट्स जिनका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन का बना हुआ हो और जिनके सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा ओशियन मौजूद हों, उनको हाइसियन प्लैनेट्स कहते हैं। ये अभी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है और ये हैबिटेबल प्लैनेट्स के रूप में यहाँ पर जाने जाते हैं। एक्चुअली इनके ऊपर डिस्कवरी यहाँ पर चल रही है, तो इनको हैबिटेबल प्लैनेट के रूप में यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। हॉट प्लैनेट्स हैं, वाटर कवर्ड है प्लैनेट के ऊपर, मैंने बताया ओशियन से ढके हुए प्लैनेट हैं। हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है जिसकी वजह से हाइसियन नाम इनका यहाँ पर पड़ा। और इनके अंदर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये ज़िंदगी को संभाल सकते हैं, यानी कि लाइफ इनके ऊपर हो सकती है। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स हैं ये, एक नई क्लास ऑफ एक्सोप्लैनेट्स है जिसको हाइसियन वर्ड कहा गया है। और अर्थ जैसी जो लाइफ कंडीशन है वो यहाँ पर हमें मिल सकती हैं, इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। ये जो आपके प्लैनेट्स हैं इनका साइज़ भी मिल जाएगा, लगभग 3 गुना तक ज़्यादा बड़े हैं अर्थ के साइज़ से, और इनका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। क्यों हम ये सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें एक नया ग्रह चाहिए पृथ्वी जैसा, जिस पर कि हम लाइफ को सपोर्ट कर सकें। और हम बायो सिग्नेचर्स ढूंढने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर कोई एलियन वगैरह रहते हों। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ हाइसियन प्लैनेट, ये मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद बात करते हैं राइनो लीनिएज की। देखो राइनोज जो हैं वो पहले हमारे पास पाए जाते थे। ठीक है, इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी लो थी, पहले भी लो थी और अब तो धीरे धीरे और एक्सटिंक्ट होते चले जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर 5 लिविंग स्पीसीज ऑफ राइनो पाए जाते हैं। वाइट राइनो, ब्लैक राइनो, सुमात्रन, जावन और इंडियन। ठीक है, ये आपको 5 मिल जाएंगे। और 3 ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी कि अब एंशियंट हैं, तो वो पुराने ज़माने में रहते थे। तो इन 5 राइनो और ये 3 राइनो, टोटल 8 राइनो जो यहाँ पर हो गए, वो कहाँ बिलोंग करते थे, इनका फैमिली ट्री यहाँ पर तैयार किया गया है। ठीक है, तो इनका फैमिली ट्री यहाँ पर तैयार किया गया नई स्टडी के अंदर। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, जब आपकी ये कंडीशंस यहाँ पर हो रही थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने पढ़ी हो। ठीक है, तो जब ये गोंडवाना लैंड वगैरह, जब इंडिया वगैरह अलग हो रहे थे, तो हमें ये पता लगा है कि सबसे ऊपर अगर हम ट्री की शुरुआत करें, देखिए नीचे से शुरुआत करते हैं, 8 ये, फिर ऊपर बने होंगे 7, फिर 6, 5, तो जहाँ से इनकी शुरुआत हुई, जहाँ से स्प्लिट होने शुरू हुए कि कैसे ये ब्लैक और वाइट में बट गए, कैसे सुमात्रन जावन में बट गए, तो हमें पता चला कि सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट स्प्लिट यहाँ पर हुआ था वो अफ्रीकन और यूरेशियन लीनिएज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अफ्रीकन और यूरेशियन लीनिएज जब यहाँ पर अलग हुए थे तो वो सबसे ज़्यादा एंशियंट स्प्लिट था राइनोसोर्स के फैमिली ट्री के अंदर, और 16 मिलियन पहले यहाँ पर हुआ था। याद रखना, टोटल 8 स्पीसीज हैं, 3 एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, 5 बच रही हैं। ओके, ये याद रखना। ये आर्टिकल हमारे काम का यहाँ पर नहीं है। ओके, ये वाला आर्टिकल भी कुछ खास काम का नहीं है, लेकिन इन्होंने इसके अंदर एक टर्म यूज़ किया है, दैट इज़ रैपिड आई मूवमेंट। इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बताया कि रैपिड आई मूवमेंट आपकी स्लीपिंग कंडीशन के दौरान एक ऐसा फेज़ होता है जब आप सपने देख रहे होते हो। ठीक है, तो REM स्लीप इज़ अ फेज़ ऑफ स्लीप व्हेन ड्रीमिंग टेक्स प्लेस। जब आप सपने देख रहे होते हो तब आपका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से रिफ्रेश हो चुका होता है उस टाइम। ओके, तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया, इन्होंने स्टडी की, इन्होंने देखा कि जब आप रैपिड आई मूवमेंट फेज़ में होते हो तब आपके शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कंडीशंस यहाँ पर बढ़ जाती हैं, मैसिव फ्लो होने लगता है। ये डिस्कवरी यहाँ पर हुई है, तो खूब सपने देखो जम करके। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बात यहाँ पर डिस्कस की गई है, वाई द प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू प्राइमरी स्कूल्स। प्राइमरी स्कूल्स क्यों खोलने चाहिए। कई जगहों पर ऐसे हो रहा है कि प्राइमरी स्कूल्स नहीं खोल रहे हैं, पहले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स खोले जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं खोल रहे हैं। तो स्टडी का कहना है कि प्राइमरी स्कूल खोलो, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मत खोलो। ऐसा क्यों, ये उल्टा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी है। पहला, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग स्टडीज़ यहाँ पर बहुत सारी हुई हैं। इन्होंने ये बताया कि जो चिल्ड्रंस हैं और एडोलेसेंट हैं वो लेस ससेप्टेबल हैं कोविड-19 से, एडल्ट ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जो चिल्ड्रंस हैं, एडोलेसेंट हैं, वो उनको कोविड होने के चांसेस बहुत ही कम है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी चीज़, 4th सीरो सर्वे जो अभी कंडक्ट किया गया ICMR के द्वारा, उसने यहाँ पर इंडिकेट किया कि सीरो प्रिविलेंस चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादा है कंपेयर टू द एडल्ट्स। ठीक है, तो जो चिल्ड्रंस हैं उनके अंदर सीरो सर्वे के कंडीशन, सीरो प्रिविलेंस पहले से यहाँ पर मिल रहा है। तो ये 2 पॉइंट याद रखो, जस्ट ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। देखिए इस चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है, ये याद रखो, बाकी को छोड़ दो। ठीक है, इतना भी डिटेल में नहीं जा रहे।
अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। एंटी मलेरिया वैक्सीन की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अभी मैंने इसमें कुछ हाईलाइट नहीं किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्टिकल पूरा ख़राब है, मैं कुछ बताने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो एंटी मलेरिया वैक्सीन की यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी। अच्छा, एक मलेरिया वैक्सीन क्या काम करेगी? ये आपको मलेरिया से बचाने का काम करेगी। अभी तक दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैक्सीन ऐसी है जो कि WHO ने अप्रूव की है, वो नाम है उसका RTS। बस इतना ही याद रखना है, RTS। इसका जो ब्रांड नेम है वो मॉस्क्यूरिक्स है। ओके, द ओनली अप्रूव्ड वैक्सीन 2021, एज ऑफ 2021, उसके बाद हो सकती है। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है, RTS। मलेरिया की और कोई वैक्सीन अप्रूव नहीं है। ये जो आपकी RTS नाम की वैक्सीन है, यानी कि मॉस्क्यूरिक्स ब्रांड नेम से, ये यूरोप ने तो 2015 में ही यहाँ पर अप्रूव कर दी थी, WHO ने इसको हाल ही में अप्रूव किया है। इसके 4 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे अगर आपको मलेरिया से ठीक होना है, लेकिन इसकी जो इफिकेसी है वो बहुत ही कम है, ठीक है। इफिकेसी बहुत ही कम है। कोविड-19 से समझ गए होगे ना, कोविड-19 की इफिकेसी क्या होती है, वो 62%, 92%, 84%, ठीक है। ऐसे ही आपको इसकी यहाँ पर दिखेगी कि जो मलेरिया की वैक्सीन है इसकी इफिकेसी बहुत लो है। ओके, ऑलराइट। अब इसकी इफिकेसी लो है तो WHO ने यहाँ पर ये कहा है कि 6 से लेकर के 12 वीक ऑफ एजेस के जो बच्चे हैं उनको ये वैक्सीन रूटीन तौर पर ना दी जाए। ओके, क्योंकि इसकी इफिकेसी बहुत ही लो है और आपको इसके बहुत सारे इंजेक्शन्स यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं। ये क्या लिखा हुआ है, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन, दुनिया की पहली लाइसेंस्ड मलेरिया वैक्सीन है, एंड इज़ द फर्स्ट वैक्सीन लाइसेंस टू यूज़ अगेंस्ट द ह्यूमन पैरासाइट अगेंस्ट ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरीके के पैरासाइट के अगेंस्ट ये सिर्फ और सिर्फ पहली वैक्सीन है। पैरासाइट के अगेंस्ट वैक्सीन बनाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम है, ठीक है। उसमें बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे इशूज़ वहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट के अगेंस्ट आपको वैक्सीन बनानी है तो बहुत रिसर्च उसके ऊपर चाहिए, और इसी वजह से मलेरिया की वैक्सीन को बनाने में बहुत देर लग गई। ओके, तो ये पहली वैक्सीन यहाँ पर तैयार हुई है। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब हुआ, साइंटिफिक तरक्कियाँ यहाँ पर हुई हैं, लेकिन आप देखिए कि अब जा कर के ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। अब आर्टिकल के अंदर से आपको क्या पढ़ना था, तो आर्टिकल के अंदर से ये मैंने बता दिया कि पहली जो मलेरिया वैक्सीन है वो अप्रूव कर दी गई है, और इसके अंदर आपको देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो आपकी वैक्सीन है RTS, ठीक है, ये वैक्सीन आप 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला आप इसको यूज़ कर सकते हो विद कीमो प्रिवेंशन, और दूसरा आप इसको यूज़ कर सकते हो विदाउट कीमो प्रिवेंशन। अब ये कीमो प्रिवेंशन जो है वो एक तरीके का ड्रग है, बेसिकली कोई साइड इफेक्ट ना हो, कैंसर जैसा कुछ इफेक्ट ना हो, उसको रोकने के लिए यहाँ पर है। साथ ही ये उसकी इफिकेसी भी बढ़ा देती है। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आप यूज़ करते हो इसको विदाउट कीमो प्रिवेंशन, विदाउट एनी ड्रग, अगर आप इस वैक्सीन को यूज़ करते हो तो 50% इफिकेसी देखने के लिए मिलेगी चिल्ड्रंस में, और 25% इफिकेसी देखने के लिए मिलेगी इन्फेंट्स के अंदर। ओके, लेकिन जब आप इसको यूज़ करते हो विद कीमो प्रिवेंशन तब इसकी जो इफिकेसी है वो 70% तक बढ़ जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना ही आपको यहाँ पर याद रखने की बात करनी थी। ओके, तो साइंटिस्ट ने कहा है कि वी वर सरप्राइज्ड बाय दिस इनक्रेडिबल इफेक्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन प्लस कीमो। तो वैक्सीन को अगर हम कीमो प्रिवेंशन ड्रग्स के साथ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी इफिकेसी यहाँ पर बढ़ जा रही है। मैंने आपको एक पॉइंट भी क्लियर कर दिया कि मलेरिया की जो वैक्सीन है वो यूरोपियन एजेंसीज़ के द्वारा 2015 में ही अप्रूव कर दी गई थी। ओके, और WHO ने इसको अप्रूव किया है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको इतना यहाँ से याद रखना था, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन। एक यहाँ पर टर्म यूज़ हुई थी, एक्चुअली यहाँ पर आप देखें लॉजिस्टिक इश्यूज़ के अंदर एक टर्म यूज़ हुई है, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। तो ये जो आपका EPI प्रोग्राम है ये WHO का प्रोग्राम है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा किसका प्रोग्राम है, तो WHO का प्रोग्राम है। 1974 के अंदर ये शुरू किया गया था, और इनका मकसद था दुनिया के जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन अवेलेबल करानी है, किसी भी कीमत पर कैसे भी तरीके से वैक्सीन अवेलेबल करानी है उनको, हर बीमारी की, ठीक है, जो भी बच्चों के अंदर होती हैं। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, सोइल माइक्रोब्स कैन मेक फॉर अ ग्रीनर रेवोल्यूशन। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने हाइब्रिड सीड यूज़ किए, बहुत अच्छा काम किया। हाइब्रिड सीड यूज़ करके हमने अपनी जो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन थी उसको बहुत 11 गुना 12 गुना यहाँ पर कर लिया। ओके, हम पहले दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब हमने सेल्फ सफिशिएंसी हासिल कर लिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के जरिए। लेकिन अब ये कह रहे हैं, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हम सॉइल माइक्रोब्स का और ज़्यादा यूज़ करें बाय यूजिंग सॉइल माइक्रोब्स, तो बायोलॉजी का यूज़ यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि माइक्रोब्स का यूज़ कीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन को और सक्सेसफुल बनाने के लिए। क्या समझे, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा धीरे धीरे कि क्या आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया गया है। पहले आप ये समझिए कि एक होता है सिम्बियोटिक रिलेशन, ठीक है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इसको यहाँ पर कहा जाता है। और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के अंदर अगर आप देखें तो पेड़ है,
ठीक है, प्लांट है, उसकी जड़ें यहाँ पर होंगी, उसकी रूट्स यहाँ पर होंगी, उसकी रूट्स के बीच में और धरती में मौजूद फंजाई, बैक्टीरिया, इनके बीच में सिम्बियोटिक एसोसिएशन यहाँ पर बन जाता है। बात समझ में आई आपको? तो अगर फंजी के बीच में और रूट के सिस्टम में सिम्बियोटिक एसोसिएशन बनता है तो उसको माइकोराइजा कहा जाता है। ओके, उसको माइकोराइजा कहा जाता है, याद रखना इस चीज़ को। अगर रूट मैं आपको बाकी की चीज़ें आगे ही बताऊंगा, ठीक है, अभी आप कंफ्यूज ना होइए इतना। ओके, तो आप इतना याद रखिए पहले कि अगर ट्री है या प्लांट है, उसकी रूट्स के बीच में और फंजाई जो कि मिट्टी में मौजूद होंगे, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पोर्स को ये अवेलेबल कराते हैं प्लांट्स को, उनके बीच में अगर आपको रिलेशनशिप देखना है तो उस रिलेशनशिप को माइकोराइजा कहा जाता है। अब मैं बताता हूँ आर्टिकल के अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, प्लांट्स को जनरली क्या समझा जाता है कि इनके अंदर लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फूल्स हैं, फल हैं, स्टेम्स हैं, ठीक है, रूट्स हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम जो प्लांट्स यहाँ पर करते हैं वो आपको मिलेगा कि द एबिलिटी टू मेक फूड फ्रॉम सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रल पोजीशन है जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है, इन दोनों कामों की वजह से। तो प्लांट को सिर्फ इस नज़र से मत देखिए कि ये ऊपर ऊपर से हमें क्या कर रहा है, इसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन कर रहा है, इसकी वजह से इसकी जो एबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ओके, ऑलराइट। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, ये तो आपको और गहराई में देखिए, पहला पॉइंट ये हो गया कि आपने ऊपर से देख लिया। दूसरी चीज़, आपने और थोड़ा सा डीप जा करके देखो तो आपको प्रकाश संश्लेषण वगैरह पता लगा। अब आप और थोड़ा सा अंदर जाइए, तीसरी चीज़, अब आप उसकी जड़ों तक पहुंच जाइए, ठीक है। तो जड़ों तक पहुंचेंगे अगर आप, तो जड़ क्या करती हैं? जड़ आप देखिए कि मिट्टी से वाटर, माइक्रोन्यूट्रिएंट और अदर तरीके के आप देखेंगे कि स्पोर्स वगैरह वो सब यहाँ मिट्टी में पाए जाते हैं, जो कि ऊपर की तरफ पौधों को पोषण देने का काम करते हैं। तो रूट्स का अपना पूरा सिस्टम है, ठीक है, रूट्स का अपना पूरा सिस्टम है, और उन सिस्टम के जरिए देखिए रूट्स के चारों तरफ आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे, और वो माइक्रोब्स का यूज़ करके हम उस प्लांट को बढ़ाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। एंशिएंट एसोसिएशन, मैंने आपको बताया कि फंजी और प्लांट्स के बीच में एसोसिएशन तब से है जब से प्लांट्स पृथ्वी पर आए हैं। 400 मिलियन एगो की मैं बात कर रहा हूँ। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ रूट्स एंड दीज रूट्स और फंगस एसोसिएशन राइजोइड सजेस्ट दैट रूट को इवॉल्व विद फंजी। तो रूट्स जो हैं वो ऐसे इवॉल्व हुए हैं फंजी के साथ। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम, ठीक है। ये फंगस आपको पेड़ की जड़ों के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। जड़ों का और इस फंगस का म्यूचुअल जो आपको कोएग्जिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, एक दूसरे को ये चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए कि रूट्स में आपको फंगस मिलेगी पेनिसिलियम। इस पेनिसिलियम फंगस का यूज़ करके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक यहाँ पर आइसोलेट की। ओके, तो ये आपको फंजी का महत्व मिल जाएगा, ठीक है। जो फंगस उसका महत्व आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फंगस रूट एसोसिएशन, इसको यहाँ पर कहा जाता है माइकोराइजा। मैंने आपको बताया कि फंगस का रूट के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन माइकोराइजा कहलाता है। ओके, और इसमें अगर आप देखें तो दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब ही है कि दोनों को फ़ायदा यहाँ पर होगा। ओके, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें कि रूट इन्वेडिंग फंगस गेन न्यूट्रिएंट मेड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जो न्यूट्रिएंट यहाँ पर तैयार करते हैं, फंजी उसको यहाँ पर खाते हैं, और बदले में क्या देते हैं? बदले में प्लांट्स को अगर मिनरल्स को फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फंजाई उनको मिनरल्स फाइंड करके देते हैं, लाइक फास्फोरस फ्रॉम द माइक्रोब। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर आप ये समझे कि फंजी जो है वो आपको रूट को देगा मिनरल्स, और जो आपका रूट है वो फंजी को प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट। बात समझ में आई? तो इसको कहा जाता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन, और ये यहाँ पर और ज़्यादा डीपर देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर हम आगे चलें और आगे बात करने की कोशिश करें कि किन चीज़ों की बात की जा रही है, ठीक है। तो फंजी के बारे में आपको इतना पता लगा यहाँ से। अब बात करते हैं दूसरी बात में आपको यहाँ पर पता लगेगा कि बैक्टीरिया के बारे में। अब ये फंजी प्लस रूट का एसोसिएशन मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया प्लस रूट के एसोसिएशन के बारे में। बैक्टीरिया और रूट का एसोसिएशन कहलाता है राइजोबैक्टीरिया, ठीक है जी। ऊपर वाला फंजी और रूट का माइकोराइजा। ओके, तो ये अंतर याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अब ये जो राइजोबैक्टीरिया है ये भी एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया। जैसे फंजी का हुआ ऐसे ही एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन हो गया बिटवीन द बैक्टीरिया एंड रूट्स। अब यहाँ पर क्या है
कि जो आपकी रूट्स हैं वो बैक्टीरिया को शुगर प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ शुगर दीज बैक्टीरिया वापस क्या प्रोवाइड कराते हैं रूट्स को, तो ये इनकी पैथोजन से रक्षा करते हैं, अलग अलग तरीके के डिजीज़ ना हो उनसे बचाने की कोशिश करते हैं, और साथ ही सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर ट्रिगर करते हैं टू द पैथोजन थ्रू आउट द प्लांट। तो प्लांट के अंदर कहीं पर भी पैथोजन्स ना हो उससे बचाने का काम ये यहाँ पर करते हैं। तो एज ए रेसिस्टेंस सिस्टम यहाँ पर ये ट्रिगर करते हैं रूट सिस्टम के अंदर और पूरे प्लांट के अंदर। बात समझ में आई? तो कौन किसको क्या देता है और कौन किससे क्या लेता है ये आपको याद रखना है, मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं, आगे एक टर्म लिखी हुई है और इस टर्म का नाम है हाइब्रिड वाइगर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो टर्म है, इस टर्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हेटेरोसिस के नाम से भी जाना जाता है इस टर्म को, ओके। और इसको अगर आप सिंपल भाषा में जानना चाहें तो इसको आप क्रॉस ब्रीडिंग भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप क्रॉस ब्रीडिंग भी कह सकते हो। प्लांट्स की क्रॉस ब्रीडिंग करके उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने की बात यहाँ पर की जाती है। अच्छा, जेनेटिक डाइवर्सिटी बचाने के चक्कर में जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर उससे हमें समझौता करना पड़ता है, प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाइवर्सिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। अच्छा, हमें यहाँ पर डाइवर्सिटी की तो चिंता करनी है, साथ ही हमें प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाने की। अब यहाँ पर बात करते हैं कि मेन स्टडी जो हुई उसका क्या मतलब है। मेन स्टडी इस चीज़ के ऊपर हुई, देखिए हमने 2 प्लांट यहाँ पर लिए। पहला प्लांट आपको मिलेगा कि हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग थी। हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि हमने क्रॉस ब्रीडिंग करके एक ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर जनरेट की और एक हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग यहाँ पर हमने ली। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर जो ली वो आपने ली नॉर्मल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। मतलब उसके जो कभी भी पेरेंट्स जो थे उनका मतलब क्रॉस ब्रीडिंग नहीं हुए थे, ओके। तो नॉर्मल जो पेरेंट ऑफ स्प्रिंग है वो हमने दूसरे नंबर पर यहाँ पर उठाई। और दोनों का जो स्टडी है वो बेसिकली हमने यहाँ पर मेज क्रॉप्स के ऊपर किया, मेज को यूज़ करके हमने ये स्टडी यहाँ पर की। और जब हमने इसको, आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि जब हमने इसको यहाँ पर यूज़ किया इन द एप्रोप्रिएट सोइल माइक्रोब्स, हमने दोनों के अंदर एक अच्छे तरीके से सोइल के माइक्रोब्स यहाँ पर रखे, ठीक है। फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब चीज़ें आपने माइक्रोब्स के रूप में एप्रोप्रिएट तरीके से यहाँ पर दी। लेबोरेटरी की कंडीशंस में ये चीज़ पाई गई कि अगर आप हाइब्रिड तरीके से उगाते हो या फिर आप नॉर्मल तरीके से उगाते हो, अगर कंडीशन आपने एप्रोप्रिएट दी है तब याद रखिए कि सेम तरीके का आपको यहाँ पर देखिए ग्रो इक्वली वेल बोथ, ठीक है। तो दोनों तरीके की जो फसलें हैं वो दोनों तरीके की फसलें अच्छी तरीके से उग जाएंगी, चाहे आप उसको हाइब्रिड तरीके से उगाओ या फिर नॉर्मल तरीके से उगाओ। तो अगर आपको डाइवर्सिटी बचानी है तो आप हाइब्रिड तरीके से उगाओ, आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप नॉर्मल तरीके से यहाँ पर करोगे। देखिए यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ज़्यादा डिटेल में जा रहे होंगे, ठीक है। पर डिटेल में क्या जा रहे हैं, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि क्या फ़ायदा हमें इससे यहाँ पर होने वाला है, ओके। जब हमें यहाँ पर पता चल गया कि भाई दोनों एक ही तरह के वातावरण में यहाँ पर उगेंगे और दोनों एक जैसे प्रोडक्शन यहाँ पर देंगे, तो अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें नॉर्मल पेरेंट ऑफ स्प्रिंग का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसका यूज़ यहाँ पर करेंगे तो सिंपल सी बात है कि हेटेरोसिस की जो कंडीशंस है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगी, यानी कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्रॉस ब्रीडिंग का कंसेप्ट यहाँ पर कम हो जाएगा। देखिए क्रॉस ब्रीडिंग के साथ एक प्रॉब्लम ये है, इसको हेटेरोसिस ही यहाँ पर कहते हैं। हेटेरोसिस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये इसको आपको 180 से 225 किलोग्राम तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा लगेगा, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा फर्टिलाइज़र मांगता है आपका जो हेटेरोसिस वाली कंडीशन होती हैं वो ज़्यादा फर्टिलाइज़र यहाँ पर मांगती हैं, और जो फर्टिलाइज़र मेकिंग की कंडीशन है वो एनर्जी इंटेंसिव है, तो हमें इस तरफ तो जाना नहीं, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल वे, ठीक है। तो हमारा जो नेशन है, आवर नेशन स्ट्राइव्स टू द लॉफ्टी गोल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जाना है। और तो ये हमारा जो सिंपल माइक्रोबियल वे हो सकता है क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का, के और क्वांटिटी को भी इम्प्रूव करने का, ये इस स्टेप में, इस दिशा में सही स्टेप यहाँ पर होगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर माइक्रोब्स का यूज़ करना है, हमें फंजाई का यूज़ करना है, हमें बैक्टीरिया का यूज़ करना है, हमें इनके जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, माइकोराइजा, हमें राइजो बैक्टीरिया, इन सब का यूज़ यहाँ पर करके जो आपका क्रॉप की क्वालिटी है, जो क्रॉप की क्वांटिटी है, उसको इम्प्रूव करना हमारा काम है, ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अभी कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्या फ़ायदा होगा ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फर्टिलाइज़र कम लगेगा, हमारी एनर्जी यहाँ पर बचेगी। एनर्जी कैसी, एनर्जी इंटेंसिव टास्क है ना फर्टिलाइज़र को बनाना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इतनी याद रखनी है, बाकी सब भूल जाइए कि मैंने जो बीच में बताया हाइब्रिड या क्रॉस ब्रीडिंग, आप उसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये स्टडी यहाँ पर हुई, ये आपको पता होना चाहिए कि हम जो है
वो इस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन को और ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यूज़ करना चाहिए एप्रोप्रिएट सॉइल माइक्रोब्स का। ठीक है, ये लिखा हुआ टर्म याद रखो, सॉइल माइक्रोब्स का यूज़ करके फसल की प्रोडक्शन को, क्वांटिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। इतना आपको यहाँ से याद रखना है। अगले आर्टिकल की तरफ चलें तो ये आर्टिकल यहाँ पर दिखाया गया कि ब्रेन के अंदर साउंड की और वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन जो प्रोसेस है वो कैसे होती है। तो ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से होती है, वर्ड्स की और साउंड्स की प्रोसेसिंग किस तरीके से ब्रेन के अंदर होती है, नहीं पढ़ना है आप यहीं पर ही बंद कर दो। तो ये इन्होंने बताया कि एक साथ ही यहाँ पर होती है, ऐसा नहीं है कि पहले वर्ड्स और फिर यहाँ पर साउंड जाएगी या पहले साउंड या फिर वर्ड जाएगी। इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि ये काम पैरेलल तरीके से यहाँ पर होते हैं। ओके, तो इतना पढ़ो इसमें से। साइंस एंड टेक का जो पेज है वो यहाँ पर आपका ख़त्म होता है और इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ नहीं पढ़ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।